हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री कोर्स का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप चैप्टर को कंप्लीटली करना चाहते हैं तो पहले भी बता चुका हूं, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स या अभ्यास के प्रश्नों को जरूर कीजिएगा एनसीईआर, ठीक है। आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा और मैं कह सकता हूं कि ये पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक होंगे आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह स्पष्ट हो जाएंगे आपके लिए। और यदि एक बार अच्छे से समझ में आ गए, फिर आप बोर्ड एग्जाम अपियर कीजिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कीजिए, सब जगह आप आसानी से इन प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। तो फिर शुरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.6, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार घड़ियों एवं अन्य युक्तियों में अत्यधिक उपयोग में आने वाले बटन सेलों में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो इन्होंने बटन सेल की अभिक्रिया हमें दी हुई है, जो कि हमारे सामने है। साथ ही ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया के लिए डेल्टा आर जी नॉट तथा ई नॉट ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या ज्ञात करना है, डेल्टा आर जी नॉट एक ये कैलकुलेट करना है और एक ई नॉट ज्ञात करना है, यानी कि सेल का मानक जो हमारा ईएमएफ होगा उसको कैलकुलेट करना है। दो चीजें हमें याद करनी है। और रिएक्शन हमारे को जो दे रखी है वो दे रखी है जेड एन जो कि सॉलिड स्टेट में है, प्लस यह है Ag2O ये भी सॉलिड स्टेट में है, प्लस H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है। और इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा जिंक का आयन प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, क्योंकि आयन है तो एक्वस में ही होगा। साथ में सिल्वर प्रोड्यूस हो रहा है Ag, और साथ में हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 2OH आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कि एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसमें हमें क्या करना है, इस प्रश्न में हमारे को दो चीजें ज्ञात करनी है। एक तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, जो गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज हुआ होगा वो ज्ञात करना है इस अभिक्रिया के दौरान। और साथ ही हमें सेल का ईएमएफ निकालना है, जो कि मानक स्थिति में होगा। तो किस प्रकार से करेंगे, हम जानते हैं सेल का ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि ई नॉट सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसके बराबर होता है। तो सबसे पहले कैथोड और एनोड का आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम जानते हैं अर्ध सेल अभिक्रियाओं को हमको निकालना पड़ेगा, उससे हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण किस किस का हो रहा है। ऑक्सीकरण अवस्था यदि बढ़ती है तो हम कहते हैं वो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और यदि ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो हम कहते हैं अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहां लिख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले जिंक की देखिए, जिंक में क्योंकि कोई आयन नहीं है तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, जिंक की, ये 0 है। यहां पर देखिए तो यहां पर सिल्वर और ऑक्सीजन दो चीजें हैं, हमें मेनली सिल्वर की ज्ञात करनी है ऑक्सीकरण संख्या। तो सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। आप जानते हैं ये Ag2O जो है, क्योंकि यह उदासीन स्थिति में है, इसलिए इस पर संपूर्ण संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। इसका अर्थ है कि जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वह बराबर होनी चाहिए सिल्वर के बराबर। हम जानते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है -2, तो इसकी कितनी होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए, तब ये 0 के बराबर होगी। अब Ag के क्योंकि 2 हमारे पास परमाणु हैं, इसलिए एक Ag की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1 के बराबर होगी। इतना हमें पता चल गया। तो यहां सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या हमारे को पता चल गई, ये किसके बराबर होगी, ये होगी +1 के बराबर। H2O तो हमारा मीडियम है, जल है। यहां पर चले तो जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या ये 2+ है, यानी कि यहां पर +2 हो गई। और सिल्वर की हम यहां देख रहे हैं क्या हो रही है, उदासीन स्थिति में है, इसलिए इसकी क्या होगी, 0। तो अब इस चीज से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जिंक की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। ये क्या हो रही है, वृद्धि, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। पहले भी ये बात बता चुके हैं आपको। और सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या देखिए घट रही है, इसलिए हम कहेंगे इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन। तो जब हमें ये दो बातें पता चल जाती है तो हम रिएक्शन से ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्ध
अभिक्रियाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण क्रिया जो कि एनोड पर होती है। यह हमारी क्या हो जाएगी? आप देख रहे हैं जिंक है जो कि सॉलिड स्टेट में है, इससे किस में परिवर्तित हो रहा है? जिंक आयन में परिवर्तित हो रहा है जो कि एक्वस फॉर्म में है। और आप जानते हैं समीकरण को बैलेंस करना है तो यहां पर यह उदासीन स्थिति में है, यहां पर 2+ है, इसका अर्थ है इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो साथ में क्या लिख देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यह हमारी एनोड की स्थिति होगी। अब देखते हैं कैथोड पर क्या हो रहा है, यानी कि जिसे हम कहते हैं अपचयन। और अपचयन की अभिक्रिया कहां होती है? कैथोड पर। तो कैथोड पे आप ध्यान रखेंगे यहां केवल सिल्वर में परिवर्तित नहीं हो रहा है, Ag2O की रिएक्शंस हो रही है। तो Ag2O की किस प्रकार से होती है? आप बाकी रिएक्शंस को एक साथ ले लेंगे तो ये हो गया Ag2O जो कि सॉलिड स्टेट में है, प्लस H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ये परिवर्तित हो रहा है किस फॉर्म में? 2Az में जो कि सॉलिड स्टेट में है, प्लस 2OH आयन जो कि एक्वस फॉर्म में है, इसमें परिवर्तित हो गया। अब इस समीकरण को भी आप संतुलित करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। बाएं पक्ष तो कुल मिलाकर के उदासीन है, दाएं पक्ष में आप देख रहे हो ये OH के ऊपर -1 है, यानी कि यहां पर एक ऋण आवेश है, अतिरिक्त है, और आगे 2 लगाए तो इसका मतलब 2 ऋण आवेश अतिरिक्त हैं। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए इधर भी 2 ऋण आवेश होने चाहिए। वो किस रूप में होंगे? नेचुरली इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होंगे। तो हम क्या लिखते हैं? इधर की ओर हम लिख सकते हैं +2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये समीकरण पूरी की पूरी क्या हो गई है? संतुलित हो गई। तो हमें पता चल गया कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका हो रहा है? जिंक का हो रहा है। तो अब आपको 2 चीजें और पता होनी चाहिए। एक तो जिंक की मानक अपचयन विभव भी आपको पता होना चाहिए। और जिंक का मानक अपचयन विभव क्या होता है? इसे हम लिखते हैं E0। ये हमारा होता है जिंक का, ये परिवर्तित हो रहा है Zn 2+Zn, और इसकी वैल्यू होती है -0.76। हमने पहले भी लिखी हुई है -0.76 वोल्ट। पिछली जो क्वेश्चन थे उनमें भी आपको बताई थी। अब यहां पर आपने एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर आपने सिल्वर की यानी कि Ag की केवल इसका मानक अपचयन विभव नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि यहां केवल सिल्वर नहीं है। यदि यह होता कि Ag2+ परिवर्तित होता रहता या Ag+ परिवर्तित हो जा Ag की फॉर्म में, तब तो हम कहते वो सिल्वर का मानक अपचयन विभव लिखना है। लेकिन यहां Ag2O परिवर्तित हो रहा है Ag की फॉर्म में, तो इसका मानक अपचयन विभव अलग होता है। और इसको मैं लिख रहा हूं E0 Ag2O परिवर्तित हो रहा है Ag में, इसका मानक अपचयन जो विभव होता है वो होता है +0.344 वोल्ट। इस चीज को जरा आप ध्यान रखिएगा, आगे की रिएक्शंस में भी आपको ध्यान रखना है इस बात को। तो अब हमें ये दोनों चीजें पता चल गई। अब हम यहां से ये E0 सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी को कैलकुलेट करें यहां से, तो क्या आ जाएगा? E0 सेल इजिकल टू E0 कैथोड। और कैथोड में क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है Ag2O, और Ag2O का मानक अपचयन विभव कितना है? ये इसके बराबर है, या आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं E कैथोड को E0 Ag2O जो कि Ag में परिवर्तित हो रहा है, माइनस E0 और दूसरा हमारा जिंक आयन, ये 2+ परिवर्तित हो रहा है जिंक में। अब इनकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं सीधे सीधे। तो Ag2O की वैल्यूज कितनी आ गई? +0.344, और साथ में माइनस, और दूसरा हमारा क्या है? Zn, जिंक का मानक अपचयन विभव जो कि माइनस में ही है, -0.76। इनको देखें कितना आएगा? E0 सेल बराबर हमारा निकल जाएगा 0.344 माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी +0.76 इक्वल टू आ जाएगा, यह आ गया 4 का 4 आ गया, 6 और 4 हो गया 10, ये हो गया 7 और 3 10 और 1 11। तो 1.104 वोल्ट के बराबर होगा जो सेल है, जो बटन सेल है, उसका जो EMF होगा, मानक EMF जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो एक चीज हमने कैलकुलेट कर ली, ये वाली चीज। अब हमें सेकंड निकालना है, गिब्स ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। और गिब्स फ्री एनर्जी को निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि ΔR Z0, नॉट का अर्थ होता है मानक स्थितियां, ध्यान रखिएगा। Z0 इसकी वैल्यू हमारी बार होती है -N × F
इंटू ई नॉट सेल, इसके बराबर होती है। अब एन क्या है? एन हमारे पास होते हैं जिन्हें हम नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं, और सामान्यतः उसको हम देखते हैं सीधे कितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे भी हमें पता चल जाता है। आप यहां देखेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। यहां पर भी कितनी है? 2। तो इसका अर्थ है एन का जो मान है इन रिएक्शंस में, एन का मान किसके बराबर होगा? 2। एफ ये होता है फैरेड कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 96500 होती है, हमारे पास पता है। ई नॉट सेल ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो तीनों की वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा। तो वैल्यूज रखते हैं, तो सबसे पहले एन की वैल्यू माइनस एन की वैल्यू कितनी आ गई है? हम जानते हैं यह है 2 गुणा एफ की वैल्यू 96500 96487 होती है। अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इतना ले लेते हैं, मल्टीप्लाई ई नॉट सेल कितना आ गया? 1.104। जब इस टोटल को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 213072 जूल पर मोल। हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है, तो आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही है सही आंसर होगा। अब ये तो हमने जूल पर मोल में निकाला है, किसकी? गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज हुआ है। आप जानते हैं डेल्टा का अर्थ होता है चेंज, आर मतलब रिएक्शंस, जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, और नॉट का अर्थ होता है या जीरो का अर्थ होता है मानक स्थिति में। अब यदि इसको हम किलो जूल में परिवर्तित करें तो 1000 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -213.072, और इसे लिख सकते हैं किलो जूल पर मोल। तो इसको इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.7, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। सांद्रता के साथ चालकताओं में कैसे परिवर्तन होता है मोलर चालकता में, उसको हमें बताना है। तो सबसे पहले कह रहा है ये चालकता, दूसरा हमको बताना है मोलर चालकता। मोलर चालकता, इन दोनों को डिफाइन करना है। तो डेफिनेशंस तो हमने आपको जो हमारा चैप्टर की थ्योरी थी उसमें डिटेल में आपको समझा रखी है। मोटा मोटा कहें तो जो हमारी चालकता होती है, जिसे हम कापा से रिप्रेजेंट करते हैं के से, वह हमारी होती है 1/ρ के, जहां रो हमारा होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो ये इसके बराबर होती है। अब दूसरी बात कहें कि मोलर चालकता क्या होती है। जो मोलर चालकता हमारी होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और यहां लैम्डा को इस प्रकार से लिखा जाता था जैसे हमने चैप्टर में लिखा है। ये नीचे m है। देखिए लैम्डा हम दो प्रकार से लिखते हैं, एक लैम्डा को इस प्रकार से लिखा जाता है और एक लैम्डा ये लिखा जाता है। इसे कहते हैं स्मॉल लैम्डा, और ये हमारा होता है कैपिटल लैम्डा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां केमिस्ट्री में हम मोलर चालकता को कैपिटल लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैपिटल लैम्डा बराबर होता है ये हमारा चालकता बटे सी क्या होता है? कंसंट्रेशन। अब जहां तक डिफाइन करने वाली बात है, तो चालकता को हम ये कहते हैं, यदि इसको कंसंट्रेशन के साथ हम कोरिलेट करें तो देखते हैं कि जैसे जैसे सांद्रता को बढ़ाया जाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे चालकता भी बढ़ती है। क्योंकि जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, इस प्रकार से हमने कोई एक विलयन लिया है और इस पे हमारे क्या है, यदि इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें धनायन भी है और इसमें ऋणायन भी है। तो एकांक आयतन में सांद्रता बढ़ाने का अर्थ एक ये हो गया कि एकांक आयतन में धन आयनों या ऋण आयनों की संख्या में वृद्धि होना। तो जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे हम कहेंगे चालकता बढ़ेगी, क्योंकि चालकता का अर्थ है कि वैद्युत धारा का प्रवाह। तो वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए यहां जो जिम्मेदार हैं वो केवल कौन है? आयंस हैं। तो आयंस की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे चालकता बढ़ेगी। तो हम यहां पर इस बात को लिखते हैं कि सांद्रता बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। अब हम चाह जाए मोलर चालकता, तो मोलर चालकता को क्या कह सकते हैं? मोलर चालकता का अर्थ होता है यदि आप ये जो हमने विलियन लिया है, इस विलियन का आयतन मान लेते हैं, मैंने कहा V है। इस V विलियन के आयतन में यदि हम कहें इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जो हमारे आवेश हैं, यदि उनकी संख्या यदि 1 मोल के बराबर है तो उससे जो चालकता उत्पन्न होगी उसी को हम कहते हैं मोलर चालकता।
तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि विलियन का आयतन कितना लेना है V, और उसमें यदि मोलों की संख्या 1 मोल के बराबर है, इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे आवेश हैं, धनावेश ऋण आवेश, तो उसकी संख्या यदि 1 मोल के बराबर है तो हम कहेंगे उससे जो चालकता उत्पन्न होगी उसे हम कहते हैं मोलर चालकता। और मोलर चालकता को हम लिखते हैं लैम्डा m बराबर K/C, जहां K किसको प्रदर्शित करता है, चालकता को, जिसे हम कापा कहते हैं, और C क्या होती है, हमारी सांद्रता। अब साथ में एक बात और है, मोलर चालकता की यदि सांद्रता बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता घटती है, यह भी ध्यान रखिएगा। सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता घटती है। तो यहां रिलेशन से भी साफ दिख रहा है कि मोलर चालकता में और सांद्रता C में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अब उसने कहा इसके बीच में आप ग्राफ खींच करके बताइए। तो हम यदि ग्राफ प्लॉट करें तो हम, ये y अक्ष होगी, ये हमारी x अक्ष होगी। x अक्ष में जो हम सांद्रता लेते हैं वो C1/2 लेते हैं, जो इधर की ओर बढ़ रही है, और y अक्ष पे हम ले रहे हैं मोलर चालकता, जिसे हम लैम्डा m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ऊपर की ओर चल रहे हैं तो ये बढ़ रही है। अब यहां पर हम दो प्रकार के कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। एक हम कहेंगे जिसे हम कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य, और दूसरे को कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैद्युत अपघट्य। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य जैसे हम लेते हैं KCl, तो KCl की जो सांद्रता होती है वह सांद्रता के साथ जो मोलर चालकता जो होती है उसमें जो परिवर्तन होता है वो इस प्रकार से होता है, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन ही आती है सीधे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सांद्रता बढ़ रही है वैसे वैसे जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं उनकी सांद्रता घटती है। ये क्या है, KCl की है, KCl प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं सांद्रता इधर की ओर बढ़ रही है, जैसे जैसे सांद्रता बढ़ रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं उसकी मोलर चालकता घट रही है, पहली बात। अब यदि हम कहें दुर्बल अपघट्यों की बात, यदि दुर्बल वैद्युत अपघट्य लिए जाएं तो उनकी सांद्रता के साथ जो मोलर चालकता घटती है इस प्रकार से होती है। जब सांद्रता बहुत कम होती है तो मोलर चालकता इनकी काफी अधिक होती है, और ये फिर इस प्रकार से चलती चली जाती है ऐसे। और ये हमारे कौन से होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3COOH। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की जब सांद्रता बहुत कम होती है तो इसका मान एकदम बहुत ऊंचा होता है, लेकिन जैसे जैसे सांद्रता को बढ़ाते हैं इनकी सांद्रता तेजी से घटती है और उसके बाद धीरे धीरे घटती चली जाती है। जबकि प्रबल वैद्युत अपघट्यों की एक सीधे एक लाइन आती है, और वहां पर भी हम देखते हैं कि सांद्रता बढ़ाने पर जो मोलर चालकता है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो हमने यहां पर लिख रखा है सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता घटती है, इधर की ओर जाएंगे तो घट रही है, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी ऐसे करके नीचे की ओर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.8, जो कि इस प्रकार से, इसके अनुसार किसी 298 केल्विन पर 0.20 मोलर KCl विलेन की चालकता 0.248 सीमेंस पर सेंटीमीटर है। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो हमें को क्या क्या दे रखा है पहले ये लिख लेते हैं। हमें टेम्परेचर दिया है T, जिसका मान है 298 केल्विन। सेकेंड, इन्होंने KCl विलियन की जो ये मोलरता दी है, ये उसकी क्या है, सांद्रता है। तो 0. ये दी है 0.20 मोलरता है, ये सांद्रता दे दी। साथ ही हमें विलियन की चालकता, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कापा कहते हैं, ये बराबर दिया है 0.00248 सीमेंस पर सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। तो अब इसकी मोलर चालकता का परिकलन करना है। तो मोलर चालकता आप जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हमें ज्ञात करना है। तो मोलर चालकता का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, मोलर चालकता सीधे होती है K/C। पर ध्यान रखने वाली बात यहां पर क्या है, K तो हमारे पास चालकता है, C क्या है, सांद्रता। यहां जो सांद्रता दी है वह हमारे को दी है मोलरता के पदों में। मोलरता आप जानते हैं, मोलरता की परिभाषा होती है कि किसी विलियन में किसी विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलियन में कितनी है, वही उसकी मोलरता कहलाती है। तो क्योंकि यदि इस वाले में हम जो हमारे पास कह सकते हैं सांद्रता है, यह हमारी है मोल्स
पर लीटर के पदों में है, और जो के है वो तो हमारा किसके पदों में है, सीमेंस सेंटीमीटर, सीमेंस पर सेंटीमीटर के पदों में है। अब ऊपर की यूनिट जो हमारी है यह स्टैंडर्ड एमकेएस पद्धति है, स्टैंडर्ड मानक यूनिट है, जबकि नीचे की जो यूनिट है लीटर वो हमारी मानक यूनिट नहीं है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी वाले फार्मूले में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 की। ध्यान रखिएगा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे हमें मोल पर लीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो अब इसमें आपको सीधे वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यूज रखें। के की वैल्यू हमारे को दी है 0.0248 और साथ में नीचे सी की वैल्यू हमें दी है 0.20 और साथ में मल्टीप्लाई क्या करना है आपको 1000। तो अब आप कर सकते हैं इसको, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, ये इधर की ओर आ जाएगा, 1 2 3 खाने इधर आ जाएगा, यानी कि 24.8 बटे 0.2 इसके बराबर आ जाएगा। 2 0 लगा लीजिए, डेसिमल हटाया तो पीछे यहाँ पे हटाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 124। तो हमारे पास पता चल गया हमें जो मोलर चालकता होगी वो किसके बराबर होगी, 124 के बराबर होगी। आप चाहें तो इसका मात्रक भी यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ मात्रक हमारा निकल जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसी में यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है हमारा 3.9, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे को दिया हुआ है वह दिया हुआ है 3.9। इसके अनुसार 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 मोलर केसीएल विलेन का प्रतिरोध 1500 ओम है। तो हमें प्रतिरोध दे रखा है, हमें मोलरता दे रखी है, यानी कि सांद्रता दे रखी है। यदि 0.001 मोल यानी कि सांद्रता उतनी है केसीएल की, विलेन की चालकता 298 केल्विन पर 0.0146 गुणा 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर हो तो सेल स्थिरांक क्या होगा। ध्यान रखिएगा सेल स्थिरांक जिसे हम जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमें कैलकुलेट करना है। हमें वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, हमें सांद्रता दे रखी है 0.001 मोलरता केसीएल विलेन दे रखा है, और इसमें सेल का प्रतिरोध जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं ये है 1500 ओम, ये दिया हुआ है। और सेकंड हमारे को दे रखा है विलेन की चालकता यानी कि के भी हमें दिया हुआ है, और के हमारे को दिया है 0.148 गुणा 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है सीमेंस पर सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, सेल स्थिरांक जी को कैलकुलेट करना है। तो ये भी काफी आसान है, आप सीधे फार्मूला जानते हैं, क्योंकि जी स्टार बराबर हमारा होता है आर इंटू के के बराबर। जहां आर प्रतिरोध होता है, के क्या होती है, चालकता होती है जिसे हम कापा कहते हैं। तो बस इसकी वैल्यूज आपने पुट करनी है, तो सीधे आ गया 1500 मल्टीप्लाई के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0.148 गुणा 10⁻³ आप सीधे से कैलकुलेट कीजिएगा, जो आपकी वैल्यूज निकल के आएगी वो 0.219 प्रति सेंटीमीटर के बराबर आएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस जी नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जानते होंगे ये जो सेल स्थिरांक होता है जी स्टार, ये बराबर होता है हमारा L/A के बराबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.10, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार 298 केल्विन पर सोडियम क्लोराइड की विभिन्न सांद्रताओं पर चालकता का मापन किया गया, जिसके आंकड़े निम्नलिखित हैं। और हमने इन आंकड़ों को आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में। अब क्या कह रहा है, सभी सांद्रताओं के लिए ये हमारे पास है लैम्डा एम यानी कि मोलर चालकता, कैपिटल एम का परिकलन करना है पहली बात, साथ ही कैपिटल लैम्डा एम का परिकलन करना है, कैपिटल लैम्डा एम तथा C1/2 के मध्य एक आलेख खींचना है, साथ ही इसके तथा C1/2 के बीच क्या खींचना है, एक आरेख यानी कि ग्राफ बनाना है। दूसरी बात, थर्ड ये क्या कह रहा है कि लैम्डा M0 का मान निकालना है, लैम्डा M0 पर। इसका अर्थ है हमें मोलर सांद्रता निकालनी है, जबकि हम कहेंगे सांद्रता का मान क्या हो, बिल्कुल शून्य हो।
या अनंत तनुता जिसे कहते हैं उसकी स्थिति में। तो करते हैं प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले हमें लैम्डा एम निकालना है, और लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, लैम्डा एम बराबर हमारा होता है, जबकि लैम्डा एम को जो मापन किया जाता है वो हमारा होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर होता है। ये इसका मात्रक होता है, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है, हम जानते हैं लैम्डा एम बराबर होता है के अपॉन सी। तो के जो होता है हमारा वो हमारा होता है सीमेंस पर सेंटीमीटर में होता है, और जो सांद्रता यहां पर दी हुई है, क्योंकि वह सांद्रता हमारे को किस में दे रखी है, आप देखिए सांद्रता मोलरता के पदों में दी हुई है, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था। इसका अर्थ है ये हमारे पास जो सांद्रता है यानी कि C वो हमारे को दी है मोल्स पर लीटर में, और जब इस रूप में हो तो इसको परिवर्तित करते हैं हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब हमारे पास इस प्रकार से मान आता है। तो इसका अर्थ है कि यदि हमें मोलर सांद्रता निकालनी है तो K का मान सीमेंस पर सेंटीमीटर में होना चाहिए, जबकि प्रश्न में आप देखें K का मान सीमेंस पर मीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें इसी को सॉल्व करना है। किस प्रकार से करेंगे ये देखिए, हमने कहा हमारे को दिया है K इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 पॉइंट, पहला ले रहे हैं 1.237 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, और ये हमारे पास है सीमेंस पर मीटर। इसको सीमेंस पर सेंटीमीटर में करना है तो क्या करना है, केवल मीटर को हटाते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 10 की घात 2 सेंटीमीटर आ गया। अब 10 की घात 2 ऊपर की ओर जाएगा तो ये हो गया 1.237 मल्टीप्लाई, नीचे +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी तो 10 टू द पावर -4, और सीमेंस पर सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे को K की वैल्यू जो सीमेंस पर सेंटीमीटर में चाहिए थी वो हमारे को पता चल गई, वो इसके बराबर होगी। तो सबसे पहले इसे हम यहां पर लिखेंगे, तो पहले लिख रहे हैं K जो है हमारा वो निकल रहा है सीमेंस पर सेंटीमीटर में क्या होगा, पावर्स 10 टू द पावर -4 करनी है सबकी, तो क्या हो जाएगा 1.237 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4, 11.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4, 23.15 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4, 55.53 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4, एंड 106.74 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। तो एक चीज हमने निकाल ली, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे हम मिटा रहे हैं। तो हमने जो हमारे फार्मूले में ऊपर K की वैल्यू चाहिए थी वो हमने यहां पर लिख ली है, ये कैलकुलेट कर ली है। अब हमें क्या करना है, हमें तो मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो प्रत्येक की मोलर चालकता ज्ञात करेंगे, यानी कि लैम्डा एम। तो किस प्रकार से निकालेंगे इसको, सीधे हम कैलकुलेशन करेंगे, सीधे फार्मूले में वैल्यूज रखेंगे। तो सबसे पहले इस वाले के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए C का मान है 0.001, ये दिया हुआ है, और K की वैल्यू है 1.237 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। तो सीधे यहां पर वैल्यू रखते हैं M बराबर, K की वैल्यू कितनी आ गई, हमने कहा 1.237 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 अपॉन C की वैल्यू, C कितना है 0.001, तो लिखेंगे 0.001, और साथ में आप जानते हैं 1000 की मल्टीप्लाई भी होनी है। तो डेसिमल हटाया, कितने पीछे 3 हैं तो मल्टीप्लाई 1000 और कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.237, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उतना ही आएगा, मल्टीप्लाई ये है 10 टू द पावर -4, और ये 3 0 ये 3 0 ये, तो 10 की घात क्या आ गया +6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.237 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर +2 आ जाएगा, और ये हमारा किसका मान आ गया, मोलर चालकता का मान आ गया, जो पहला डाटा है इस वाले डाटा के लिए, इस डाटा के लिए मोलर चालकता का हमारे पास मान आ गया, ये कितना हो गया 1.237 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर +2, इसके बराबर हमारे पास क्या हो गया, मान आ गया। तो जैसे हमने ये मान ज्ञात किया है वैसे ही आपको क्या करना है, हर का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहां पर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबी कैलकुलेशंस हैं, तो आप ये बाकी काम खुद से कीजिएगा, मैंने आपको एक कैलकुलेशन ये करके आपको बता दी है। तो ठीक ऐसे ही अब दूसरी करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज निकल के आएगी वो किस प्रकार से आएगी, और इसको भी यदि मैं थोड़ा सा चेंज करूं, +2 को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 123.7,
सीधे इतने के बराबर होगा, मात्रक आपको पता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर हो जाएगा। तो मात्रक लिख लें सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस डाटा को थोड़ा सा पावर को मैंने वैसे सॉल्व किया है, तो ये आ गया 123.7 इतना आ गया। तो पहले का इतना आ गया, अब दूसरे का आप करेंगे तो ये आएगा 118.5 हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तीसरे का जो डाटा का आएगा वो आएगा 115.8। चौथे का जो हमारा आएगा वो आएगा 111.1 और पांचवे का जो इसका कैलकुलेट करके आएगा वो वैल्यूज होगी 106.7। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, मोलर चालकता की भी वैल्यूज हमारे पास पता आ गई। अब अगला स्टेप क्या है, मुझे लगता है आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे। तो अब इसे मिटा देते हैं, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जो इसने कहा था हमें प्रश्न में कि सभी के लिए मोलर चालकता के मान ज्ञात करने हैं, वो तो हमने यहां पर ज्ञात कर लिए। अब अगला स्टेप है कि मोलर चालकता तथा C1/2 के बीच में ग्राफ खींचना है, और ग्राफ जब आप खींचेंगे तो C1/2 का मान निकालना पड़ेगा। और C क्या है, सांद्रता। सांद्रता ये है, सबसे पहले इसका अंडर रूट निकालना है। तो अगली टेबल हमारी क्या है, यहां पर निकालेंगे C1/2। तो क्या मान होगा, हम फिर से एक का पहले वाले का अंडर रूट आपको निकाल के दिखा रहे हैं, बाकी के अंडर रूट आप वैसे ही निकालिएगा। तो 0.001 का अंडर रूट निकाल रहे हैं, ये है अंडर रूट 0.001, इसका अंडर रूट निकाल रहे हैं। तो डेसिमल से पहले भी आप देख रहे हैं क्या है, 0 है, तो इसको तो छोड़ देंगे, पीछे हम क्या कर देंगे, जोड़े बना देंगे इस प्रकार से। अब पहले वाले में 0 है तो हम क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा हमारा डेसिमल, इससे पहले तो 0 लग जाएगा, पहला दोनों 0 है जोड़ा, तो यहां पर क्या गया 0। अब सेकंड में क्या करेंगे, यहां पर है 10 तो 10 है, तो इसको रूट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 आ गया 9, माइनस करेंगे कितना आ गया 1, तो यहां 1 आ गया। अब आगे कुछ नहीं है, डेसिमल है तो सीधे 0 का एक जोड़ा हमने उतार लिया, जैसा करते हैं अंडर रूट निकालने में। अब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां 3 है तो इसका दुगना कर देंगे, 3 दूनी 6। अब यहां पर ऐसा नंबर लिखना है कि 100 के नीचे आ जाए, तो 2 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 60 का दुगना 120 होगा, तो यहां क्या लिखेंगे 1 1 जा, तो 1 1 1 61 का 61 आ गया। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और यहां पर 9 में से 6 गया 3। अब आप देख रहे होंगे कि ये 39 आ गया, तो आगे कुछ नहीं है, फिर हमने क्या कर दी, एक जोड़ा 0 का उतार लिया है। अब 31 यहां पर जितना यहां 31 है, यहां पर इसका डबल कर देंगे, यानी कि आ गया 62। अब 62 की इतनी बार आपने करना है कि यहां एक नंबर रखें, तो जब नंबर रखेंगे तो ये 600 के लगभग आएगा। तो 600 आएगा तो ये 39 है, 6 6 36 होता है, 6 6 36 होता है। तो यहां पर यदि मैं 6 लिख दूं और यहां भी 6 लिख दूं, तो देखिए 6 6 36, 6 दूनी 12 13 14 15 और 6 6 36 और एक ये हो गया 37। एक बार दोबारा देख ले, 6 6 36 का 6 हासिल हो गया 3, 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1, 6 6 36 और 1 37, ये हमारा आ गया। तो दशमलव के हमने 4 स्थानों तक इसे कैलकुलेट कर लिया है अंडर रूट की वैल्यू, तो हमारी आ गई 0.0316। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, C के अंडर रूट को ज्ञात करेंगे। जैसा मैंने पहले के लिए निकाला है वैसे ही आपको इन सब का अंडर रूट निकाल लीजिएगा। जो वैल्यूज आएगी वो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिर वैल्यूज जो अगली आएगी 0.100, अगली आएगी 0.141, अगली वैल्यू आएगी 0.224 और अगली वैल्यू आएगी 0.316। हमने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है, आप इसे कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। तो अब ये 2 काम हमारे पास निकल गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसे मिटा रहे हैं। अब हमने ग्राफ बनाया, ये हमारी y अक्ष होगी, ये x अक्ष होगी। x अक्ष पे हम C1/2 लेते हैं, इसकी वैल्यूज हम ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि C1/2 की जो वैल्यूज यहां पर आ रही है, ये मैक्सिमम मान 0.316 है, तो मैक्सिमम मान कितना होगा 0.4 होगा, और मिनिमम मान हम 0 ले लेते हैं। यहां पर हमने क्या ले लिया 0, तो क्या होगा, ये होगा 0.1, ये होगा 0.2,
यहाँ पे होगा 0.3, ऐसे ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि इसको जो मोलर चालकता है लैम्डा m, ये हम y अक्ष पे ले रहे हैं और इसकी वैल्यूज को भी आप ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है। मिनिमम वैल्यू 106 है, मैक्सिमम वैल्यू 123 है। तो हम जो वैल्यूज ले रहे हैं वो ले रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं 104 और 104, फिर ऐसी 105, 106 और लास्ट वैल्यूज हम ले लेंगे 126। बीच की वैल्यूज आप लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप देख करके आप लिख सकते हैं, या फिर बराबर देखें तो 4 और 4 और ले लीजिए 108, 12, 112, 16, 116, 20 हो गया तो 120, यह गया 124 और इसको थोड़ा सा हम 124 के बाद ये आ जाएगा 128। इस प्रकार से लिख लिया हमने। अब जब आप इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है इसमें 0.013 ये किसके बीच में, 0.1 और 0.0 के बीच में, इसके बीच में है। और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है 123.7, तो 123.7 कहां होगा, ये 123.7 124 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि ये कहां पर होगा, यहां पर होगा कहीं पर। हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। इसी प्रकार 1 पे वैल्यू आप देख रहे हो, जब इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 118.7, 118 क्या होगा, 120 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि वैल्यूज यहां पर आएगी। तीसरे में देखें 141 किसके बराबर होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, यानी कि लगभग यहां पर। इसकी 115 है, 115 वैल्यूज लगभग यहां पर कहीं पर आएगी, 115 से थोड़ा सा कम। ऐसे है 111 2.24 पे, तो इससे थोड़ा सा आगे 2.24 यहां पर कहीं पर होगा। हम चाहें तो इस पेन से निशान लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये वैल्यूज क्या होगी 224 की 111 पे, तो 112 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि यहां पर होगा, यहां पर आ जाएगा। अगला है 106 106 से थोड़ा कम होगा और वैल्यू है 3.16, इससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि ये यहां पर कहीं पर होगा। तो इनको यदि आपस में मिलाएंगे तो लगभग ये इस तरीके से ग्राफ आएगा। ये हमारे को क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करना था वो इस प्रकार से आएगा। ग्राफ आपने क्लास 9th से शुरू हो जाता है ग्राफ बनाना। एक तरफ एक चर होता है, दूसरी तरफ दूसरा चर होता है, दोनों की वैल्यूज को लेकर के तब ग्राफ प्लॉट किया जाता है। अब इसने क्या कहा था, हमें लैम्डा 0 की वैल्यू निकालनी। लैम्डा 0 का अर्थ होता है जब सांद्रता क्या हो, शून्य हो या अनंत तनुता होती है। तो इसी ग्राफ को यदि मैं आगे की ओर बढ़ाता जाऊं, इस प्रकार से यदि आगे बढ़ाऊं, इस प्रकार से बढ़ाऊं, तो ये जो कटता है, यहां पर जो कटिंग का निशान आता है वो लगभग 126 के बराबर आएगा आपका। आप चेक करके जरूर देखिएगा। तो ग्राफ भी प्लॉट हो गया है और आपको यहां ग्राफ से ही आपको यह डाटा पता चलेगा। लैम्डा m0 का अर्थ जितना मान आएगा वो होगा 126 के बराबर होगा। मात्रक आप लिख ही सकते हैं, यह सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न में इसमें कैलकुलेशन काफी सारी है, काफी लंबी लेंथी कैलकुलेशन है, क्योंकि हर एक का लैम्डा m की वैल्यू निकालना प्रत्येक की, फिर c का प्रत्येक का अंडर निकालना, फिर इस ग्राफ को यदि आप बारीकी से बनाएंगे तो इसमें भी टाइम लगेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा, आपके पास काफी टाइम होगा। तो सीखने के लिए भी काफी प्रश्न अच्छा है ये प्रश्न, क्योंकि एक ही प्रश्न में काफी सारी चीजें पूछ ली गई है। तो आप इस प्रकार से इसे हल कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.11, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार 0.00241 मोलरता एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 गुणा 10 की घात -5 सीमेंस पर सेंटीमीटर है। इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। तो एक तो लैम्डा m निकालना है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा m0 यानी कि अनंत हम कह सकते हैं तनुता पर या शून्य सांद्रता पर का जो मान है मोलर चालकता को 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, तो इसका वियोजन स्थिरांक क्या होगा। वियोजन स्थिरांक यानी कि Ka जिसे हम कहते हैं उसको निकालना है। तो सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें सांद्रता दे दी है, हमें C की वैल्यू दे दी है 0.00241 m, ये हमारे को दे रखी है। सेकंड हमें दे रखी है चालकता, अम्ल की चालकता जिसे हम कापा K से रिप्रेजेंट करते हैं, यह 7.896 गुणा 10 की घात
-5 सीमेंस पर सेंटीमीटर, ये हमें वैल्यूज दे रखी है। और थर्ड हमारे को क्या ज्ञात करना, मोलर चालकता है, यानी कि लैम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साथ ही क्या कह रहा है कि यदि लैम्डा एम 0 की वैल्यू इसने जो दी है 390.5 ये सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर हो, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है, यानी कि Ka को कैलकुलेट करना है। तो किस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे इसे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे को मोलर चालकता ज्ञात करनी है। हम सीधे मोलर चालकता का फॉर्मूला जानते हैं, ये बराबर होता है K/C के बराबर होता है। लेकिन हमने कहा था यदि आपके पास सांद्रता K तो क्या होता है जो चालकता है, C क्या है सांद्रता, लेकिन सांद्रता यदि आपको मोलरता के पदों में दी हुई हो तो यही वाला हमारा जो फार्मूला होता है ये परिवर्तित हो जाता है किसके रूप में, K तो हमारा इसी को ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा एम, जिसकी हम कह सकते हैं मात्रक होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, बराबर होता है K हमारा होता है सीमेंस सेंटीमीटर, सीमेंस पर सेंटीमीटर। नीचे हमारा होता है C हम जानते हैं ये किस में होता है, ये हमारा होता है मोल्स पर लीटर में होता है। और साथ में आप जानते हैं यदि ऐसा हो सांद्रता मोलरता के पदों में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई भी होती है। तो इस फार्मूले से हम किसकी निकाल लेंगे, मोलर चालकता की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा एम बराबर K की वैल्यू दी है 7.896 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ अपॉन C, हमें मोलरता दे रही कि 0.00241 और साथ में हमारा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 1000। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 32.76 और मात्रक आप जानते हो ये हमारा है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर हो गया। तो ये हमने क्या कर लिया, मोलर चालकता कैलकुलेट कर ली, जो पहली चीज थी वो हमारी निकल गई। अब ये कहता है यदि अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान इतना हो तो हमें वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है। वियोजन स्थिरांक का सूत्र आप जानते हैं, जो Ka होता है वो हमारा होता है C∝² के बराबर होता है। अब C तो सांद्रता है वो तो हमारे को पता है, अल्फा क्या होता है हम जानते हैं, अल्फा जो कांस्टेंट होता है वो हमारा होता है लैम्डा एम 0 के बराबर होता है। अब इसकी वैल्यू यदि हम कैलकुलेट कर लें तो इसकी वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारे पास Ka की वैल्यू वियोजन स्थिरांक हमें ज्ञात हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू को निकालते हैं। इसकी वैल्यू है लैम्डा एम की वैल्यू तो हमने निकाली है, ये है 32.76 अपॉन लैम्डा एम 0 की वैल्यू हमें दी है 390.5 ये हमें दे रखी है। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यूज निकल के आएगी 0.084 के बराबर आएगी। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इतनी आपकी वैल्यू निकल के आनी है। ये किसका मान है, अल्फा का मान। अब हमें क्या निकालना है, वियोजन स्थिरांक यानी कि Ka। तो हमने कहा यह है C∝² अपॉन 1 - के बराबर होता है। C की वैल्यू 0.00241, C यानी कि सांद्रता कंसंट्रेशन, तो 0.00241 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इनकी 0.084 का स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, तो 1 - अल्फा का मान 0.084। आप कैलकुलेट कीजिएगा Ka की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1.85 गुणा 10⁻⁻5 के बराबर होगी, क्योंकि स्थिरांक है तो इसका कोई मात्रक नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न में मुख्य बात क्या है, ये चीज तो अभी तक हम निकालते हुए आए हैं। जब वियोजन स्थिरांक याद करेंगे तो आपको पता होना चाहिए वियोजन स्थिरांक में जो अल्फा होता है वो अल्फा बराबर होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम 0। इसकी वैल्यू को निकाल के इसमें रखेंगे तो आपका वियोजन स्थिरांक निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करें।